हेलो दोस्तों, आज हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप PYQ सीरीज़ 2021 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें आपके 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं और 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होती है और इसमें आपके अगर 70 में से 38 मार्क्स आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्नोट इंजन इज वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 227 एंड 127 डिग्री सेल्सियस। इफ द हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन इज 10 की पावर 4 जूल, द वर्क डन बाय द इंजन इज। तो इस क्वेश्चन को आप पहले अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आपसे सोल्यूशन नहीं होता तो इसको फिर आप इसका सोल्यूशन बाद में चेक कर सकते हो। पहले इसको यूज करेंगे क्वेश्चन को और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो हम इसका सोल्यूशन, अगर आपने ट्राई कर लिया है तो बेटा अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक कार्नोट हीट इंजन इज वर्किंग बिटवीन, आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे, दो टेम्परेचर दे रखे हैं, एक 227 है और एक 127 डिग्री सेल्सियस है। तो जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है वो किसका टेम्परेचर होता है, सोर्स का टेम्परेचर होता है। सोर्स टेम्परेचर को T1 से डिनोट करते हैं। ये कितना दे रखा है, 227 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम क्या करेंगे, SI सिस्टम में चेंज करेंगे तो इसमें 273 केल्विन क्या करें, 273 ऐड करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 227 में 273 ऐड करते हैं तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कितना बन जाएगा, ये 5000 या 500 केल्विन। तो दूसरा टेम्परेचर आपका जो लोवेस्ट टेम्परेचर है उसको क्या बोलते हैं, सिंक। इस टेम्परेचर को T2 से डिनोट करते हैं। ये कितना दे रखा है, 127 डिग्री सेल्सियस। इसको भी हम जब SI सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या ऐड करेंगे, 273। 127 में 273 ऐड करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 400 केल्विन। तो आपकी एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन का फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू 1 माइनस में T2 बाई T1। तो ये एफिशिएंसी है इंजन की। कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल वर्क डन आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। इनपुट क्या क्या दे रखी है आपको, इंजन की हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम कितनी दे रखी है, 10 की पावर 4 जूल। तो यहाँ पे पुट करेंगे आपकी वैल्यू, SI सिस्टम में हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस में T2 कितना है आपका 400 केल्विन और T1 कितना आपका 500 केल्विन। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1/5 किसके इक्वल है, ये वर्क डन डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4 जूल के। तो अब हम देखेंगे इसको उधर ले जा सकते हैं, इस टर्म को W इक्वल टू 10 की पावर 4 को कन्वर्ट कर देंगे 10 की पावर 3 और 10 की पावर 1 में, तो डिवाइडेड बाई 5 इंटू जूल। तो इससे ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका वर्क डन, 2 इंटू 10 की पावर 3 जूल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस इज इंक्रीजेज बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर आपने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट किया है या टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, प्रेशर इंक्रीजेज और कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर को क्या किया गया है, कांस्टेंट। प्रेशर को इंक्रीज किया गया है और टेम्परेचर को क्या किया गया है, कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा,
तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 kBT। kB क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर में वेरिएशन ही नहीं किया, kB भी कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। प्रेशर को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी मॉलिक्यूल की, रिमेन सेम। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन। जो रजिस्टिविटी है मटेरियल की किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो रजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का R इक्वल टू रो L बाई ए। जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे। कैसा मटेरियल है, इंसुलेटर है या कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है, तो उसका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। अगर आपका इंसुलेटर है तो उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और अगर मेटल है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, सेमीकंडक्टर है तो बीच का होता है, मॉडरेट। तो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी। और करंट एंटर इन कंडक्टर डायरेक्शन आल्सो। तो ये तो रेजिस्टेंस है बेटा जो इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमसे पूछा गया रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ये यहाँ पे रजिस्टिविटी ये क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपकी रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी, ये तो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस डिपेंडेंस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, रजिस्टिविटी ओनली मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये सिर्फ दो क्वांटिटी के ऊपर क्या करती है बेटा, ये डिपेंड करती है, ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर पे तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना कि रजिस्टिविटी। डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर यहाँ पे आ जाएगा एरिया, तो ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना कि रजिस्टिविटी। डेंसिटी ऑफ द वायर, डेंसिटी मतलब रजिस्टिविटी ऑफ द वायर, डेंसिटी यहाँ पे कोई टर्म आई नहीं है, यहाँ पे डेंसिटी डिपेंड नहीं करती। मटेरियल ऑफ द वायर, तो मटेरियल आ गया यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर भी दे रखा होता तो ये भी पॉसिबल था। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रजिस्टिविटी। आपने रजिस्टिविटी का क्या निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, R इक्वल टू रो L बाई ए। तो आपको किसका निकालना है, रजिस्टिविटी का निकालना है डायमेंशन। तो लेकिन उससे पहले हमें किसका पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। आपको ओम्स लॉ भी पढ़ा है बेटा, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज है यहाँ पे, ये क्या है, करंट है, ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का निकालना है। तो आपने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा था वर्क डन, किसी चार्ज को, क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है, क्यू इंटू डेल्टा वी। तो यहां से पोटेंशियल का क्या आ जाएगा आपका, डायमेंशन फॉर्मूला। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या आ जाएगा, वर्क डिवाइड बाई क्यू। वर्क का होता है M1L2T माइनस 2। क्यू किसके इक्वल होता है, IT के। क्यू किसके इक्वल होता है, IT के। I करंट, करंट को एम्पियर, और टाइम का T।
तो यहाँ से पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा M1L2T-3A-1। तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, रेजिस्टेंस का आ जाएगा। रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, V बाई आई के। आई का क्या होता है, एम्पियर। V का पुट कर दो यहाँ पे M1L2T-3A-1 डिवाइड बाई A। रेजिस्टेंस का आपके पास M1L2T-3A-2, ये रेजिस्टेंस का आ गया। अब रेजिस्टेंस का पता आपको, रो का निकालना है, लेंथ का भी पता है, एरिया का भी पता है। तो अब किसका आ जाएगा, रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या आ जाएगा, RA/L। R का आपने निकाला हुआ है M1L2T-3A-2 डिवाइड बाई एरिया का क्या होता है, L² डिवाइडेड बाई लेंथ का क्या होता है, L। M1L इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, L एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 थे और ये कितना बन जाएगा, L3 T-3A-2। तो किसके साथ मैच करने लग रहा है ये, M1L3T-3A-2, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बेटा, केपलर थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द टाइम पीरियड टी ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। केपलर ने 3 लॉ दिए थे। केपलर का जो फर्स्ट लॉ बोलता है कोई भी प्लेनेट है सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो केपलर का जो थर्ड लॉ था वो क्या बोलता है, जैसे ये सन है, इसके 2 फोकस होते हैं इलिप्स में, S1 और S2। एक फोकस पे मान लेते हैं क्या है, सन है आपका, और इसके चारों ओर कोई प्लेनेट क्या करने लग रहा है, रिवॉल्व करने लग रहा है। तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सेमी माइनर एक्सिस। जो केपलर का थर्ड लॉ है क्या बोलता है, जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस का क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आना चाहिए, टाइम पीरियड पूछा इसने, t इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू ये स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट अप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3/2। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज। आपकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कौन सी, सेंट्रीपिटल, उनके बीच में कितना एंगल है। एक पार्टिकल किस में रिवॉल्व करने लग रहा है, सर्कुलर मोशन में। तो मान लेते हैं ये उसका मास m है, कितनी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे जब ये पहुँचेगा तब भी स्पीड कितनी इसकी, v। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तब भी इसकी स्पीड कितनी है, v। और जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तब भी इसकी स्पीड कितनी है, v। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होती है, सेंटर की तरफ होती है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। और ये वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री। हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ होगी और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। तो कौन सा मैच कर जाएगा, इसका भी ऑप्शन क्या है, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आइडियल लिक्विड इज। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है आइडियल लिक्विड की क्या होती है? आइडियल लिक्विड की हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आइडियल लिक्विड, उसके पास वो क्या होता है हमेशा जब रेस्ट में होता है तो नो टेंजेंशियल फोर्स होता है उसके पास में। तो उसके पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर ना तो अट्रैक्ट करते ना रिपेल करते। तो ये लिक्विड है इसके अंदर, किसी कंटेनर के अंदर, तो ये क्या है आइडियल लिक्विड है। तो इसके पास में कोई भी टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। टेंजेंशियल फोर्स नहीं है तो इसके अंदर शियर स्ट्रेस बोल दो, या शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल दो, या रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये दोनों क्या है? सेम ही है। इसको किससे डिनोट करते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दूसरा क्या है? शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये दोनों बात क्या है बेटा? सेम। तो ये किसके इक्वल होता है? टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये स्ट्रेस पर यूनिट शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन किसके इक्वल होती है? डेल्टा एल डिवाइडेड बाई फाई, जो एंगल है। मान लेते हैं ये कोई सॉलिड बॉडी है, आपने इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो इसने इसके अंदर क्या आएगी? डिस्प्लेसमेंट होएगी। तो इसके अंदर कितनी चेंज हुई? ये शियर एंगल होता है। और ये लेंथ कितनी थी इसकी? हाइट कितनी थी इसकी? h। ये हाइट h थी तो ये tan थीटा किसकी इक्वल होगा यहाँ से? ये डिस्टेंस मान लेते हैं इसके अंदर कितना है डिस्प्लेसमेंट इसका? x। या l भी ले सकते थे यहाँ पे x लिया तो x डिवाइड बाई h, x बाई h tan थीटा। तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स कितना है? जीरो। तो इसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितनी आ जाएगी? जीरो। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन दैट कैन प्रोड्यूस ए जीरो रिजल्टेंट फोर्स। तो कम से कम कितने फोर्स चाहिए अगर बॉडी किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे, रेस्ट में रहे। तो आपके पास मिनिमम, अगर एक बॉडी है, मान लेते हैं मास कितना इसका? 10 kg। अगर हमने इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, एक ही फोर्स लगाया, तो ये बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी? चलना स्टार्ट कर देगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन लेस सरफेस है, लेकिन इसको कंपनसेट करने के लिए एक फोर्स और चाहिएगा जो इसको कैंसिल करे। तो इस साइड लगाना पड़ेगा 10 न्यूटन का। तो ये बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। तो मिनिमम फोर्स कितने चाहिए बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए? कम से कम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास में क्या है? सेम काइनेटिक एनर्जी है। देन द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी। तो आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो कैलकुलेट करना है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें आपके लिए क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए? एक तो डी ब्रोगली ने जो रिलेशन दिया था लेमडा किसके इक्वल होता है? h बाई पी के। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ की इक्वेशन थी जो वेवलेंथ और लीनियर मोमेंटम का आपस में क्या बताती है? रिलेशन। h क्या यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। और आपको जो लीनियर मोमेंटम है काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड होता है? 2m काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन आपने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने देखा होगा जो लीनियर मोमेंटम है काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसे रिलेट करता है। तो हमें वेवलेंथ का रेशो निकालना है। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा लीनियर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का क्या होगा यहाँ पे? 2 मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी
प्रोटॉन की। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल। हमने किसके इक्वल मान रखी, के ई के। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता था के ई। अब हमें क्या करना है, लीनियर मोमेंटम निकालना है इलेक्ट्रॉन का। टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दोनों इक्वल दे रखी है तो इसके इक्वल भी मैं पुट कर सकता था। टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस रिलेशन में मैं पुट कर सकता हूँ वेवलेंथ किसकी निकालनी है आपने, प्रोटॉन की। ये किसकी इक्वल होगी, एच बाई पी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई एच बाई पी इलेक्ट्रॉन, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे। पी इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा, पी प्रोटॉन नीचे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का जो लीनियर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डिवाइडेड बाई प्रोटॉन का लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल है, टू मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। दोनों इक्वल थी, टू से टू कैंसिल आउट, तो लैम्डा प्रोटॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन, ये किसके इक्वल आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन के। और हमें पता है प्रोटॉन है 1836 टाइम्स भारी होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे प्रोटॉन की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नियरली किसके इक्वल आता है, 1:43। तो हमारा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द चार्ज होलो स्फीयर। एक होलो स्फीयर है आपके पास में, उसके अंदर मान लेते हैं उसका रेडियस कितना है r, और जब भी हम इसको चार्ज देंगे तो सारा चार्ज कहाँ पे आएगा, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द चार्ज होलो स्फीयर, तो इस पॉइंट पे आपने क्या बताना है, पोटेंशियल क्या होगा इसके इनसाइड। तो पोटेंशियल ये सरफेस पे और पोटेंशियल कहाँ पे, इनसाइड पे। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा, इक्वल होती है यहाँ पे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो कंडक्टर क्या होता है, जीरो। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल जो सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल कहाँ पे होता है, अंदर होता है। तो पोटेंशियल सरफेस पे उसका फार्मूला क्या होता है, के। इस पे मान लेते हैं चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पे, क्यू चार्ज है, के क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस कितना इसका, आर। तो पोटेंशियल इनसाइड भी कितना होगा, के क्यू आर के, क्योंकि V इक्वल टू माइनस ई डी आर, ये रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में रिलेशनशिप। तो अगर यहाँ पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो डी आर, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाई माइनस लोअर। यहाँ पर भी मैं अगर क्या लगा दूँ, इंटीग्रेशन लगा दूँ, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से, V इनसाइड से V सरफेस पे। तो यहाँ पे V एस माइनस में V इनसाइड, तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, कांस्टेंट। तो जो सरफेस पे होता है वही इनसाइड होता है, तो इसका वैल्यू क्या आएगी, इंक्रीज विद द डिस्टेंस इज द कांस्टेंट। तो हमारा बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बायोट-सवार्ट्स लॉ। बायोट-सवार्ट्स लॉ क्या बोलता है आपको, एक करंट कैरिंग कोइल है
जिसमें करंट क्या फ्लो करने लग रहा है, आई। तो इस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, डीएल। ये इसको क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। तो इस पॉइंट पे अगर आपने पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो इसको ज्वाइन कर देंगे इसके साथ। ये डिस्टेंस कितना है इससे, करंट एलिमेंट से डिस्टेंस कितना है इसका, आर। और करंट एलिमेंट और जिस पॉइंट पे आपने फाइंड करना है इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो बायोट-सवर्ट्स लॉ बोलता है डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो करंट एलिमेंट है आईडीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r का स्क्वायर डिस्टेंस का। और जब इसको कंबाइन करते हैं म्यू नोड बाई 4 पाई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या है, बायोट-सवर्ट्स लॉ। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट, करंट थ्रू द कंडक्टर। इसने बोला है नोट करेक्ट। तो ये तो सही बात है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट एलिमेंट के, तो ये तो सही है। इसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट बताओ। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑफ द करंट एलिमेंट, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी स्टेटमेंट क्या आपकी सही है। दी सी ऑप्शन आपका, दी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर के तो क्या बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसने क्या बोला है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी इनकरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो डी ऑप्शन है आपका, द मैग्नीट्यूड ऑफ द magnetic field is inversely proportional to the square of the distance from the current element। स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें इनकरेक्ट ढूंढना था आपने, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अगला क्वेश्चन आपका, एन ऑब्जेक्ट स्टैंड स्ट्रेट in the front of the mirror at a distance of 30 cm from it. He sees his erect image whose height is 1/5 times of his real height. The mirror he is using, कौन सा मिरर यूज करने लग रहे हैं। तो इसको हम ऑप्शन से भी चेक कैंसिल आउट कर सकते थे। यहाँ पे मैग्निफिकेशन दे रखी है आपको 1/5, और अगर आपकी रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, पॉजिटिव। तो आपको अगर प्लेन मिरर होता तो ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट क्या होती है, सेम। तो ये वाला ऑप्शन तो गया कैंसिल आउट, क्योंकि मैग्निफिकेशन 1/5 दे रखी है। अगर मैग्निफिकेशन 1 होती तो सेम साइज की बनती। तो इसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगला है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कैसा दिखाई देता है आपको, इसका आउटर सरफेस कैसा होता है, रफ, और इनर सरफेस कैसा होता है, शाइनिंग। ये पोल, ये फोकस, और ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे 5 केस किसके होते हैं, रियल के, और एक केस क्या होता है, वर्चुअल का। तो इसमें आपने वर्चुअल इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, पोल और फोकस के बीच में। जब ये होता है तो इसकी इमेज कहाँ पे बनती है, मिरर के बिहाइंड बनती है, और इसमें मैग्निफिकेशन क्या होती है, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या है बेटा, लेस देन 1/5। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो लास्ट ऑप्शन बच गया कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर ऐसा दिखाई देता है, उसका इनर सरफेस कैसा होता है, रफ होता है, और आउटर सरफेस कैसा होता है, शाइनिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये क्या है उसका पोल, ये फोकस, और ये क्या है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमेशा इमेज यहाँ पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। तो हमारा ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
13. The magnetic force experienced by a moving charge particle in magnetic field depends on. जो मैग्नेटिक फोर्स है किस पे डिपेंड करता है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन थी, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी. कोई चार्ज पार्टिकल है वी वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करने लग रहा है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, क्यू वी क्रॉस बी. तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज, कोई चार्ज था मूव करने लग रहा था पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, इसके ऊपर डिपेंड करेगा वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. यस, ये बात क्या है, सही है. चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पे भी डिपेंड करेगा उस पे पार्टिकल के पास में. मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. और इसमें क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं. अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द ऑल द कैपेसिटर. आपको ये डायग्राम अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर सकता हूँ. यहाँ पे ये कैपेसिटर C है और एक कैपेसिटर आपके पास में NC, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है V वोल्ट की. आपसे क्या पूछा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है इसकी. इन दोनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर बताना है कितने कैपेसिटेंस का होना चाहिए, जो C इक्विवेलेंट. तो यहाँ पे आपको जो सीरीज में रिजल्ट आते थे रेजिस्टेंस में वो पैरेलल में आते हो, जो पैरेलल में आते थे वहाँ पे रेजिस्टेंस के रिजल्ट यहाँ पे सीरीज में. तो यहाँ पे पैरेलल वाला है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस का किस में आता था, सीरीज का, उसके साथ मैच करेगा रेजिस्टेंस R1 R2. जब ये किस में होते थे, सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट कितना आता था, R1 प्लस में R2. तो कैपेसिटर जब ये पैरेलल में होते हैं इनका C इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, सेम मैच करेगा, जो सीरीज का है वो पैरेलल के साथ मैच करता है, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2. तो इसी फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे C1 किसके इक्वल है, C के, और C2 किसके इक्वल है, NC के. तो यहाँ से C को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस में N, तो किसके साथ मैच करने लग रहा है ये आपका, ए ऑप्शन के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चूज द करेक्ट SI यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. आपने SI यूनिट बतानी है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की. तो स्टोक्स लॉ था, वो क्या बोलता है, 6 पाई एटा RV. कोई मेटल की बॉल है, ये लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो मान लेते हैं एक मेटल की बॉल है जिसका रेडियस क्या है R, और जब ये नीचे आएगी तो ये फ्लूइड के अंदर जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगने लग रहा है, ऊपर विस्कस फोर्स अपवर्ड की डायरेक्शन में. तो वो किस पे डिपेंड करता है, 6 पाई एटा RV. हर लिक्विड का विस्कोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है. जैसे शहद होता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, मरकरी है उसकी ज़्यादा होती है, आपका पानी उसकी विस्कोसिटी कम होती है. तो अलग अलग फ्लूइड होते हैं, उनकी विस्कोसिटी अलग अलग होती है. जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी स्पीड इसकी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी. तो ये विस्कस लॉ था, ये किसने दिया था, स्टोक्स ने. तो इससे हम इसकी SI यूनिट निकाल सकते हैं. एटा इक्वल टू, ये फोर्स है, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन. 6 पाई कांस्टेंट है, ये रेडियस है, रेडियस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर. ये क्या बेटा, वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड. तो यहाँ से न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर, ये किसके साथ मैच करने लग रहा है आपका, न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे R क्या है, रेडियस
ऑफ बॉल, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल इन फ्लूइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्विंगिंग पेंडुलम हैज मैक्सिमम एक्सीलेशन एट, एक स्विंगिंग पेंडुलम है, मान लेते हैं एक SHM करने लग रहा है एक पेंडुलम जिसका मास m है, लेंथ क्या है l। तो इसको हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा, फिर ये कहाँ पे आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। जितना ये ऊपर जाएगा उतने एंगल पे वापस, तो ये अपनी मेन पोजीशन के अबाउट क्या करता रहता है ये SHM। तो इसको, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं आप, मेन पोजीशन, इसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मेन पोजीशन पे हमेशा वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, एक्सीलरेशन क्या होती है, जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन क्या होती है, मैक्सिमम, और वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन क्या, मैक्सिमम। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्विंगिंग पेंडुलम हैज इट्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ पे होगी, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है क्या, द बॉटम ऑफ द स्विंगिंग, बॉटम मतलब मेन पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे तो उसकी एक्सीलरेशन क्या होती है, जीरो, लेकिन इसने पूछा है मैक्सिमम, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगला है द टू एक्सट्रीमिटी ऑफ द स्विंग, दो एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी क्या होगी, मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगी। एवरी पॉइंट ऑफ द स्विंगिंग, एवरी पॉइंट का मतलब तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि मेन पोजीशन पे क्या होती है, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी यहाँ पे जीरो, लेकिन इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन क्या थी, मैक्सिमम। ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। फोर्थ ऑप्शन है नो पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द पेंडुलम, कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जहाँ पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो, लेकिन मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ पे होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ रेंज ऑफ द माइक्रोवेव्स इज, जो आपको NCERT जब +2 क्लास की पढ़ते हो बेटा, आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें आपको स्पेक्ट्रम दे रखा है रेडियो वेव्स का, माइक्रोवेव्स का, और उसमें आपको वेवलेंथ भी दे रखी है, तो वो आपको रीड आउट पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 1 मिलीमीटर टू 0.1 मीटर, वेवलेंथ रेंज ऑफ माइक्रोवेव्स। आपको स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होती है और किसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है। तो पहले हम देखते हैं गामा रेज। गामा रे, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। उसके बाद कौन सी आती है, हम इसको किसके अकॉर्डिंग अरेंज करने लग रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। उसके बाद आती है आपकी एक्सरे, उसके बाद आती है आपकी यूवी अल्ट्रावायलेट रे, फिर आती है आपके पास में विजिबल रे, विबग्योर, जो हम आंखों से देख सकते हैं, ना तो हमें ये दिखाई देती, ना इससे कम वाली दिखाई देती, हम सिर्फ इस रीजन को ही सेंस कर सकती है हमारी आंखें। फिर उसके बाद आती है आपके पास इंफ्रारेड, फिर आती है आपके पास में माइक्रोवेव, और सबसे लास्ट में आती है रेडियो वेव। तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करो। अगर यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है, और वेवलेंथ क्या करती है आपकी, इंक्रीज करती है।
वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। लेकिन अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल इट्स वेट। कोई बॉडी है, हम उसको इक्वेटर से पोल पे ले जाते हैं, तो उसके वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो आपकी अर्थ है वो हमेशा कैसी नहीं होती, स्पेरिकल नहीं होती। ये क्या होता है आपका इक्वेटर, और इसको क्या बोलते हैं, पोल। जो आपका इक्वेटर है, पोल से रेडियस ऑफ इक्वेटर रेडियस ऑफ पोल से 21 किलोमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है। 21 किलोमीटर क्या होता है, ज्यादा। ये रेडियस ऑफ पोल है। तो ओवल शेप की होती है हमारी अर्थ, ये बिल्कुल सर्कुलर नहीं होती। तो हमारा जो जी का फॉर्मूला होता है, जी एम बाई आर का स्क्वायर, जो ये ग्रेविटी है उसका रिलेशन, ये जी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या होता है, मास ऑफ कैपिटल एम है, मास ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ। अगर यहाँ पे इक्वेटर का पुट करेंगे, इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा है, तो जी की वैल्यू इक्वेटर की क्या होगी, ये बड़ा होगा, तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो जी इक्वेटर कम होती किससे, पोल से, क्योंकि रेडियस इक्वेटर का बड़ा होता है किससे, रेडियस ऑफ पोल से। अगर रेडियस नीचे वाला फैक्टर बढ़ता है तो ये घटता है। तो जी की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है आपका वेट। वेट किसके इक्वल होता है, एम जी के। अगर जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जी की वैल्यू ज़्यादा किस पे होती है, पोल पे, इसीलिए वेट पोल पे क्या होगा, ज़्यादा। रिमेन कांस्टेंट, ये तो गलत हो गया, इंक्रीजेज। जब हम कहाँ से जाते हैं, इक्वेटर से पोल पे जाते हैं, तो जी की वैल्यू बढ़ती है। तो जी की वैल्यू बढ़ेगी तो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए क्या करेगी, इंक्रीज। उसका वेट क्या करेगा, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम डिपेंड्स ऑन। जो एनर्जी है एक पार्टिकल एसएचएम करने लग रहा है, वो कैसे डिपेंड करती है। तो आपको एक स्प्रिंग है, ये अपनी मेन पोजीशन पे था, सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस। अब आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इसके क्या आ जाएगी, इलोंगेशन आ जाएगी। ये इसकी मेन पोजीशन है, ये स्ट्रेच हो गया एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। जब आप इसमें छोड़ोगे तो इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होता है KX, जो इसको वापस खींचेगा, और ये इसके अबाउट क्या करेगा, ये SHM करेगा। फिर ये क्या करेगा, ये कंप्रेस करेगा। तो ये मेन पोजीशन के अबाउट क्या करता रहता है, ये SHM। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें डायग्राम में मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया बेटा, लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जितना आप इसको इलोंगेट करोगे उतना ही कंप्रेस करता है ये। तो ये अपनी मेन पोजीशन के अबाउट क्या करता रहता है, ये SHM करता रहता है। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये उसकी आपने डिस्प्लेसमेंट कितना करवाया है उसकी इक्वेशन है। तो जब इसको, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास में, वेलोसिटी dy बाई dt। तो ये क्या आ जाएगी उसकी वेलोसिटी। तो a साइन का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी, कांस्टेंट है ओमेगा, ये बाहर आ जाएगा a ओमेगा। फिर हम क्या निकालेंगे, इसकी
एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है? dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसके इक्वल होता है? एक्सीलरेशन के। तो इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे वेलोसिटी का, a ओमेगा कोस का क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो एक्सीलरेशन आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। a साइन ओमेगा टी किसके इक्वल है? y के। तो यहां से एक्सीलरेशन का रिलेशन क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर और y। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको पता होने चाहिए। तो जैसे हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, इस पार्टिकल के पास में कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। मास इस ब्लॉक का m था, उसकी वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है इसमें पुट करेंगे 1/2 m। वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई थी आपकी? a ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसका क्या करना है? स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता लगने लग रहा है 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करने लग रही है? एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करने लग रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी पे क्या करने लग रही है बेटा? डिपेंड करने लग रही है। तो ऐसे ही हम इसकी क्या निकाल सकते थे? पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के पास में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के, यहाँ पे एक्स वाई के इक्वल था डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स में अगर मैंने यहाँ पे डिस्प्लेस किया तो ये एक्स मान सकता था इसको। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दो, a साइन ओमेगा टी, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/2 के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या आने लग रहा है? एम्पलीट्यूड आने लग रहा है और फ्रीक्वेंसी आने लग रहे हैं। तो ऑप्शन को देखेंगे, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करने लग रहा है? इनिशियल स्टेज पे या एम्पलीट्यूड पे? हाँ, इसमें एम्पलीट्यूड आने लग रहा है, एम्पलीट्यूड पे तो डिपेंड करने लग रहा है। आगे फ्रीक्वेंसी पे, हाँ फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती है। तो डी ऑप्शन, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। बोथ पे डिपेंड करने लग रहा है हमारी एनर्जी एसएचएम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रैक्शन ऑफ द बॉल फ्लोटिंग, पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रैक्शन ऑफ बॉल फ्लोटिंग इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स ऑन, कितना हिस्सा किसी बॉल का लिक्विड के अंदर है, कितना बाहर है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? मान लेते हैं एक बकेट है, बकेट के अंदर क्या है? पानी है। इसके अंदर एक बॉडी है, मान लेते हैं क्यूबॉइड है। क्यूब है जिसकी सभी साइडें क्या है? ए। इसमें मान लेते हैं कितना हिस्सा इसका पानी के अंदर है? x डिस्टेंस। और हवा में कितना हो जाएगा इसका? a माइनस में x। इसमें x हिस्सा इसका पानी के अंदर है और a माइनस एक्स, टोटल लेंथ कितनी थी इसकी? हाइट a थी, तो a माइनस एक्स डिस्टेंस किस में? हवा में। तो जब ये बॉडी अगर फ्लोट करने लग रही है तो इस पे अर्थ डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी mg। मान लेते इसका मास कितना था? m, और इसकी डेंसिटी कितनी थी? ये मेटल का बना होगा, लोहे का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। ये डेंसिटी किसकी है? इसकी ब्लॉक की, रो s। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखी है रो l। तो यहाँ पे mg अर्थ इसको अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। लेकिन लिक्विड इसके ऊपर क्या लगाएगा? अब थ्रस्ट फोर्स, उसी को क्या बोलते हैं? वेंट फोर्स। तो वेंट फोर्स हमेशा इसकी ग्रेविटी के अपवर्ड लगेगा। अगर ये बॉडी किस में है? फ्लोट करने लग रही है, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। वेंट फोर्स किसके इक्वल है? mg के। तो वेंट फोर्स किसके इक्वल होता है? वेंट फोर्स होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस।
वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के इक्वल होता है वेंट फोर्स। तो यहाँ पे वेंट फोर्स की वैल्यू लिखेंगे, तो वेंट डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, कितना वॉल्यूम इसका लिक्विड के अंदर है, तो इसका एरिया ए इंटू ए स्क्वेयर, और इसकी हाइट कितनी है इसकी एक्स, इतना वॉल्यूम होगा। ये एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वॉल्यूम। ये तो क्या आ गया उसका मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस ब्लॉक। जब इसको जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, इसकी टोटल मास इस ब्लॉक का किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इस मटेरियल का किसका बना हुआ है, ये रो एस का, और इसका वॉल्यूम कितना है इसका, ए क्यूब। जी से जी कैंसिल आउट, तो ए स्क्वेयर से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से ए बच जाएगा, रो एल एक्स इक्वल टू रो एस ए। एक्स कितना फ्रैक्शन उसका पानी के अंदर है, ये आ जाएगा रो एस रो एल ए। कितना हिस्सा इसका पानी के अंदर है, टोटल अगर हिस्सा बाहर का पूछे तो इसमें से ए में से ये एक्स की वैल्यू ये घटा देंगे। तो ये किस पे डिपेंड करने लग रहा है, डेंसिटी ऑफ द बाल। डेंसिटी ऑफ बाल मतलब रो एस से डिनोट की थी हमने। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इसके ऊपर भी डिपेंड करने लग रहा है ये। मास ऑफ द बाल, मास तो यहाँ पे कहीं पर आया नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी है, बोथ 1 एंड 2। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। डेंसिटी ऑफ सॉलिड पे भी डिपेंड करता है जिसका मटेरियल का ये ब्लॉक बना हुआ है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना हिस्सा उसका पानी के अंदर है, कितना हिस्सा उसके पानी से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ आइडियल गैस ला इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये P क्या है यहाँ पे, प्रेशर, V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो ये किस लॉ से आती है, इसमें आपके ये तीनों लॉ वैलिड है यहाँ पे, एवोगाड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, जब वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यहाँ पे यूज हो रहा है। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। और चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। तो ये तीनों चीजें इसमें P भी आने लग रहा है, V भी आने लग रहा है, T भी आने लग रहा है, तो तीनों लॉ का यूज होता है इस इक्वेशन को ड्राइव करने में। नन दे आर ऑल द पार्ट ऑफ इट। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक मोटरसाइकिल है जो स्टार्ट होता है रेस्ट से, एंड एक्सीलेट यूनिफॉर्मली। एक्सीलेट होता है यूनिफॉर्मली मतलब उसकी एक्सीलेशन क्या है, कांस्टेंट है, टू द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड तक जाता है, रेस्ट से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कितनी थी, 0, और उसकी कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, 54 किलोमीटर पर आवर। ओवर ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 450 मीटर। देन द एक्सीलेशन ऑफ द मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल की क्या निकालो, एक्सीलेशन निकालो। मान लेते हैं ये मोटरसाइकिल था, ये स्टार्टिंग में किस में है, रेस्ट में। कुछ टाइम के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, 54 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो इसको किस में चेंज करेंगे हम, एसआई सिस्टम में। 54 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 5, ये 2 से डिवाइड किया 18, तो 18 3 जा 54, और 5 इंटू 3 15 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। आपसे क्या पूछा है, एक्सीलरेशन क्या है उसकी, कांस्टेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है,
उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है 450 मीटर। तो ये क्या दे रखा आपको, एस। तो यहाँ पे अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होती है तो हम क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। कौन सी इक्वेशन यूज होगी यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v की वैल्यू आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, 0, रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी उसकी, 0, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2a। एस निकालना है, एस क्या है, 450 मीटर। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 225 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 450 इंटू 2, 900 मीटर एक्सीलरेशन। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, 225 डिवाइड बाई 900 मीटर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्सीलरेशन के। तो इसको डिवाइड करते हैं 15 से, 15 6 जा 90, 0 15 1 जा 15 5 जा 25। तो इसको फिर डिवाइड करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 1/4 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं तो 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फिनोमेना ऑफ रेनबो इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन से ला यूज होते हैं किसको, रेनबो को एक्सप्लेन करने के लिए। एक्सेप्ट का मतलब है उसको छोड़ के। तो जब आपको रेनबो कब दिखाई देता है, मान लेते हैं यहाँ पे सन है, सन से कौन सी लाइट निकलती है, व्हाइट लाइट। और जब आपने रेन हुई है, मान लेते हैं अभी रेन हुई है, यहाँ पे क्या है, क्लाउड्स है, और यहाँ पे वाटर की ड्रॉपलेट है, थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट जूम करके। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी, प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी। ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, क्योंकि ये किसकी बनी हुई है, वाटर ड्रॉप है, ये वाटर की ड्रॉप है। तो ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी। पहले क्या होगा, यहाँ पे लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो क्या हुआ यहाँ पे, रिफ्रैक्शन। क्या हुआ यहाँ पे, रिफ्रैक्शन। फिर ये अंदर जाएगी तो लाइट स्प्लिट हो जाएगी। जब प्रिज्म के अंदर इंटर करती है व्हाइट लाइट, स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में। तो कौन सा फिनोमेना होता है, डिस्पर्जन। तो यहाँ पे ये रेड है, ये क्या है, वॉयलेट है। सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सा कलर होता है, वॉयलेट, और सबसे लेस स्कैटर होता है रेड कलर। तो ये स्प्लिट हो जाएगी। तो ये फिनोमेना कौन सा हुआ है यहाँ पे, डिस्पर्जन। फिर यहाँ से टकराएगी लाइट, किस मीडियम से जाने लग रही है, डेंसर से रेयर की तरफ। तो लाइट दोबारा यहाँ पे क्या होगा, TIR। क्या होगा यहाँ पे, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर ये बाहर निकल जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे बैंड बन जाएंगे, वीवग्योर। ऐसे हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देंगे। यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की तभी दिखाई देंगे जब सन की साइड उसकी क्या होनी चाहिए, बैक होनी चाहिए। सन की साइड उसकी बैक होनी चाहिए, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या दिखेंगे, स्पेक्ट्रम दिखेंगे। तो डिस्पर्जन है इसमें, रिफ्रैक्शन ये भी है इसमें। 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार TIR होता है। एक प्राइमरी रेनबो होता है, एक सेकेंडरी रेनबो होता है। तो सेकेंडरी रेनबो में 2 बार TIR होता है, और प्राइमरी रेनबो में 1 बार TIR होता है। रिफ्रैक्शन भी है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्लेक्शन TIR है,
और पोलराइजेशन, यहाँ पर पोलराइजेशन नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसने एक्सेप्ट पूछा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों पार्ट तो इसके यूज होते हैं रेनबो को एक्सप्लेन करने में, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है पोलराइजेशन का। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर LCR सीरीज AC सर्किट इन रेजोनेटिंग कंडीशन विच इज ट्रू। LCR सर्किट में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अगर रेजोनेटिंग कंडीशन है। रेजोनेट LCR सर्किट का मतलब क्या है, एक आपके पास इंडक्टर है, एक आपके पास कैपेसिटर है, एक आपके पास रेजिस्टेंस है, LCR, और ये क्या लगा हुआ है, AC सोर्स, ये AC सोर्स का सिंबल है। अगर रेजोनेंस कंडीशन होती है तो रेजोनेंस कंडीशन में XL किसके इक्वल होता है, XC के। XL किसके इक्वल होता है, XC के। तो जब इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं तो मान लेते हैं XL ग्रेटर है XC से, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इसका नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, इस साइड आएगा। तो मान लेते हैं ये फेज डिफरेंस है XL माइनस XC, इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते थे XL माइनस XC। तो यहाँ से आप पावर फैक्टर निकाल सकते हो। पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, किसके इक्वल होता है, कोस फाई के, बेस बाई हाइपोटेनस, ये R है तो यहाँ पे इम्पीडेंस होगी Z, तो ये किसके इक्वल होगा, बेस बाई हाइपोटेनस R बाई Z। लेकिन जब आपकी रेजोनेंस कंडीशन होती है XL XC के इक्वल होती है, तो यहाँ पे इम्पीडेंस का फार्मूला क्या था, Z इक्वल टू R स्क्वेयर प्लस में XL माइनस में XC का होल स्क्वेयर, और ये दोनों इक्वल है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, Z किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, R के। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो R बाई Z किसके इक्वल है, R के, तो इसका पावर फैक्टर किसके इक्वल आया है, 1 के, किसके इक्वल आया है, 1 के। तो इसमें सोल्व करो, मिनिमम करंट, इसमें करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो करता है सर्किट में जब क्या होती है, रेजोनेंस कंडीशन होती है। तो इसका जब आप डायग्राम देखा होगा आपने, रेजोनेंस कंडीशन है तो इस टाइम ये कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन, तो यहाँ पे करंट क्या होता है, मैक्सिमम। मिनिमम करंट ये वाला क्या हो गया, गलत। मिनिमम इम्पीडेंस, मिनिमम इम्पीडेंस Z किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल हो गया, तो ये स्टेटमेंट क्या है इसकी, सही है। मिनिमम इम्पीडेंस का मतलब क्या है, Z किसके इक्वल हो गया, R के, क्योंकि XL किसके इक्वल हो गया, XC के, तो Z इम्पीडेंस ही रेजिस्टेंस है मिनिमम, कितना हो सकता था, R के। पावर लॉस इज मिनिमम, पावर लॉस क्या होते हैं बेटा, ये पावर फैक्टर को ही पावर लॉस बोलते हैं, यहाँ पे पावर लॉस क्या होते हैं, मैक्सिमम। यहाँ पे क्या बोला इसने, पावर लॉस इज मिनिमम। मिनिमम पावर फैक्टर, मिनिमम पावर फैक्टर नहीं होता, मैक्सिमम पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर कितना इसका, 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, बी। थैंक यू बेटा, अब हमारी ये क्लास ओवर हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट है और आप अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आपके उसका रिप्लाई किया जाएगा और हम अगली वीडियो में मिलते हैं। इसीलिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।